जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे पहले वीडियो में हमने कक्षा 8 विषय हिंदी, उसमें पाठ हम डॉक्टर कलाम वाला पाठ, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के हमने पाठ पढ़ा था। उसमें आधा पाठ पूरा हुआ था, आज हम उसको बढ़ाएंगे। तो उस पाठ में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि हमने आखिर में देखा था कि हमारे देश के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है, उसके में हम पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना। विकसित यानी कि विकासशील, राष्ट्र यानी कि देश, एक विकासशील देश में उसको परिवर्तित करना। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि देश में 1 अरब से अधिक जो नागरिक है उनके चेहरों पर मुस्कान लाना। विद्यार्थी मित्रों, चेहरों पर मुस्कान कब आती है? जब व्यक्ति खुश होता है, जब व्यक्ति सुखी होता है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन्हें सुख नहीं है, इसके लिए उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर कलाम है वो चाहते हैं कि हमारे भारत देश के 1 अरब से ज़्यादा जो नागरिक है उनके चेहरे पर मुस्कान आए। फिर कहते हैं कि यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, कि यही जो चुनौती है, जो पड़कार है, वो राष्ट्र के समक्ष है। समक्ष यानी विद्यार्थी मित्रों, इसका अर्थ क्या होगा? समक्ष। समक्ष का अर्थ क्या होगा? सामने होना। समक्ष यानी कि सामने। तो यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत देश के सामने है कि 1 अरब से ज्यादा जो नागरिक है उनके चेहरों पर मुस्कान लाना। फिर कहते हैं प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक के कक्षा 7वीं कक्षा है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय है कि मलाड मुंबई, ये मुंबई का जो छात्र है कि वह प्रश्न करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, यानी कि साहस किसे कहते हैं। डॉक्टर कलाम से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि साहस की परिभाषा क्या है, साहस किसे कहते हैं। साहस यानी कि हिम्मत होना, उसे किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। तो उन्होंने कहा कि अपनी डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना, जो अपनी जान है उसकी परवाह किए बिना दूसरों को संकट से या आपदा से बचाना, उसको कहते हैं साहस। यानी कि अपनी जान की परवाह किए बिना अगर दूसरे कोई संकट में है, मुसीबत में है, तो उसको बचाना, वही साहस की परिभाषा है। विद्यार्थी मित्रों, ये 2 मार्क में प्रश्न पूछा जाता है कि साहस, डॉक्टर कलाम के अनुसार साहस की परिभाषा क्या है। तो उसमें आपको यही लिखना है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार साहस की परिभाषा यह है कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से या आपदा से बचाना, उसे ही साहस कहते हैं। आपदा यानी कि मुश्किल, संकट। फिर प्रश्नकर्ता तरुण पटेल के कक्षा 8वीं कक्षा का है, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल है लंदन के, वहाँ का छात्र है। वो अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। कि हम प्रवासी भारतीय यानी कि प्रवास के दौरान हम भारत में आते हैं, तो हम अपने मातृभूमि के प्रति गर्व कैसे करें, क्योंकि हम तो रहते हैं विदेश में, तो हम अपने मातृभूमि के प्रति गर्व कैसे महसूस करें। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है वो बृहद भारतीय परिवार का एक अंग है। बृहद यानी कि विशाल, कि भारतीय परिवार का जो मूल का है, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो भारतीय परिवार के जो विशाल परिवार का एक वो अंग है, अगर वो मूल भारतीय है तो। कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व भी है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति है, कि वही संस्कृति हमें इस भारत की भूमि से जुड़े रखता है। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या होती है, कि बड़ों को आदर करना, उनके चरण स्पर्श करना, सामने वाले व्यक्ति को नमस्कार करना, फिर जो देवी देवता है उनकी पूजा करना, जन्मदिन के अवसर पर दान करना, त्यौहार के अवसर पर दान करना। तो ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो अगर उनसे जुड़े हुए हो तो आप मातृभूमि से भी जुड़े हुए हो। कि विरासत पर हमें गर्व है। विरासत यानी कि हमारी जो धरोहर है,
भारत की जो धरोहर है उसको हम कहते हैं विरासत, कि उस पर हमें गर्व है, कि सौभाग्य से आप ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। भले आप विदेश में, अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आप अगर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हो तो यही आपके लिए भारत के प्रति गौरव की बात है। फिर प्रश्न करता है सत्यम, कि कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर, कि मुंगेर में जो एक स्कूल है वहाँ पर 10वीं कक्षा का जो छात्र है सत्यम, वो प्रश्न करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। कि कोई भी बच्चा आपसे मिलते हैं तो वही कहता है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, या तो इंजीनियर बनूंगा, या तो डॉक्टर बनूंगा। कि पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कि जिस तरह से वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कोई मजदूर है या कोई किसान है, कि कोई कलाकार भी है, वो भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं कि कोई मजदूर, उनके पिताजी मजदूर है, या कोई किसान है, या कोई कलाकार है, हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है कि हमें क्या बनना चाहिए? क्या हमें वैज्ञानिक या इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए? क्या हमें हमारे पिताजी जो मजदूर है या किसान है या कलाकार है, तो क्या हमें वो नहीं बनना चाहिए? उसके लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार यानी कि शिल्पकार, कि ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी कि वो अलग नहीं है, उनसे जुड़े हुए हैं। भिन्न यानी कि अलग होना, अभिन्न यानी कि अलग नहीं होना, यानी कि यह ऐसे है जो हमारे देश से अभिन्न नहीं है, अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का जो सम्मान है वो रूप से दरकार है। दरकार यानी कि जरूरी है, कि भारतीय सेवा के लिए इन सभी लोगों की जरूरत है। कि आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। उन्नति करें यानी कि विद्यार्थी में तो अर्थ क्या होगा? उन्नति, उन्नति करना यानी कि प्रगति करना। उन्नति यानी कि प्रगति। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बड़े बड़े प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर देखते हैं, तो आप में उसमें देखते हैं तो किस तरह से जो कलाकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, कि वो एक पत्थर में से एक मूर्ति बनाते हैं। तो वो कोई आसान काम नहीं होता है, वो कलाकार है। उसी तरह से जो किसान है, हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, कि जहाँ ज़्यादातर 80% से ज़्यादा लोग का जो कार्य है वो खेती से है। तो वे लोग भी हमारे राष्ट्र के लिए अभिन्न अंग हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल वैज्ञानिक और डॉक्टर और इंजीनियर बनकर ही आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो। आप मजदूर, किसान या फिर आप कलाकार के रूप में भी आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, कि आप इस क्षेत्र में भी आप खूब प्रगति कर सकते हैं। फिर प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा, कि वे प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। 11वीं कक्षा का छात्र है, इसीलिए उसका प्रश्न भी ऐसा इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। वो कहता है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप कहते हैं कि 2020 में हमारा जो भारत देश है वो विकसित बन जाएगा, परंतु जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, तो क्या वो संभव होगा कि हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर। कलाम ने कहा कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने में अचूक औषधि है, कि विकास करना होगा, स्वयं नागरिक को अपना विकास करना होगा, और यही विकास है वो जनसंख्या को रोकने के लिए अचूक औषधि है। एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, मुहावरा, मुहावरा क्या है? तो अचूक औषधि होना, अचूक औषधि। अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? अचूक औषधि होना। अचूक औषधि होना यानी कि व्यर्थ न जाने वाला, उसको कहते हैं अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय। कि ऐसा उपाय जो व्यर्थ नहीं जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं अचूक औषधि होना, कि जिसमें जन शिक्षा, विशेषकर जन यानी मनुष्य को शिक्षा दी जाएगी, विशेषकर स्त्रियों को, कि स्त्रियों की बात भी इसमें सम्मिलित है, कि उनको इतनी शिक्षा दी जाएगी
तो वो खुद समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से जो हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए, कि इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि जो भारत देश है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के तौर पर, पहले नंबर पर चीन है, लेकिन निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या से हमें यह डर है कि जो पहले नंबर का जो किताब है वो भी शायद भारत है वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन जनसंख्या जितनी भी बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस जनसंख्या को रोकने के लिए यह सूत्र है कि इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार, इसको काफी बल मिलेगा कि जितने आपका परिवार छोटा होगा उतना परिवार आपका सुखी होगा। कि भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं के रोजगार के पर्याप्त अवसर है वो सुलभ कराएगा, कि 2020 में जो युवा हैं उनको रोजगार है वो पर्याप्त मात्रा में सुलभ किया जाएगा। पर्याप्त यानी कि जितना चाहिए उनके अनुसार, उसको कहते हैं पर्याप्त, यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो मिलता है उसको कहते हैं पर्याप्त। कि सुलभ यानी कि आपको मिलेगा। कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर है वो पैदा होंगे। प्रचुर यानी कि ज्यादातर अवसर है वो पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12 के तेजस हाई स्कूल बड़ोदरा, कि भारत की जनसंख्या, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कि अब्दुल कलाम से ये प्रश्न पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 में हमारा जो भारत है वो एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम कहता है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, इसमें 54 करोड़ लोग हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवा शक्ति ज्यादा है। दुनिया में सभी देशों से हमारा जो भारत देश है उनमें युवा शक्ति है वो ज्यादा है, क्योंकि 54 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो उनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष से कम है। कि ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों है, साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह से आयोजन किया हुआ, और खाका का अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? खाका का अर्थ क्या होगा? तो उसको नक्शा भी कहते हैं, उसको एक प्रकार से मार्का भी कहते हैं। तो नक्शा, ढांचा, ये कह सकते हैं कि सुनियोजित एक आयोजन बना हुआ है कि इसके ऊपर चलेंगे तो हमारा भारत है 2020 तक विकासशील देश हो जाएगा। कि 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता, कि 54 करोड़ जो युवा है उनकी विचारों की शक्ति कैसी होगी कि उसकी एकता के साथ ही निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफलता होगी। कि 54 करोड़ जो युवा व्यक्ति है अगर वो एक उनकी विचारों की एकता में प्राप्त हो जाए तो हमारा जो भारत देश है वो 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु, कि वहां से वो प्रश्न करता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कि कई ऐसे छात्र होते हैं जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो एकदम कमजोर होती है, कि आर्थिक स्थिति के कारण वे बड़े बड़े सपनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कि वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें, कि उसे अगर कुछ बनना है लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं है तो वो कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। कि अगर आप पढ़ने लिखने में होशियार हैं या फिर आप में काबिलियत है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हो, प्रदर्शन अच्छा करते हो, तो उसके लिए शिष्यवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप। कि आगे की पढ़ाई के लिए आपको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। कि अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो तो उसके लिए बैंक से आपको लोन भी मिलेगा, ऋण यानी कि लोन। कि जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं, कि जितना बड़ा सपना आप सोचोगे, जितना बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित करोगे तो उसके लिए जीवन में उतनी बाधाएं तो आएगी ना। जितना बड़ा वो सोचोगे उतनी बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन उस बाधाओं को हमें क्या करना है? पराजित करना है।
कि हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। कि ये जो बाधाएं हैं उन्हें हमें कैसे पराजित करना होगा? तो कठोर परिश्रम से, कि परिश्रम हमें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ कार्य। यहां पर विद्यार्थी में तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ कार्य करने पर ही इन बाधाओं को हम पराजित कर सकते हैं। कि पराजित करेंगे, विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, कि इन बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता मिथुन द्वितीय वर्ष में है, बी लेवल में, AICT अमृतापुरी के कॉलेज का छात्र है। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? कि जो राजकारणी जो लगे, जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन जो है, उनकी क्या भूमिका रहेगी? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण यानी कि आगे भविष्य में काम आए ऐसी वो नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है। तो महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावनाओं में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। देखो विद्यार्थी में तो आजकल हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी है वो नई नई योजनाएं बनाते हैं। किसके लिए? जनसंख्या के लिए, हमारे जो भारतीय जो जनता है उनके लिए वो योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि दूरदर्शितापूर्ण, वो आगे के भविष्य को सोचते हुए कि आगे उसी जो जनता को काम आ सके ऐसी वो योजनाएं बनाता है, उनको लाभ प्राप्त हो सके ऐसी वो योजनाएं बनाता है। तो वो होती है राजनीति की भूमिका जो होती है। कि यहाँ पर गांधी जी के लिए कहा गया कि उनकी जो राजनीतिक जो सिद्धांत था, जिनके कारण उन्होंने ब्रिटिश जो शासन करने वाले थे उनके सामने उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। किस तरह से? सत्य और अहिंसा के नाम पर, कि निस्वार्थ भावनाओं से उन्होंने वो लड़ाई छेड़ी थी। कि वर्तमान राजनीतिज्ञ, वर्तमान यानी कि हाल के समय में जो राजनीतिज्ञ है, कि राज को तो अच्छी तरह से जानने वाले, राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले, अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। पारदर्शी यानी विद्यार्थी में तो पारदर्शी किसे कहेंगे हम? पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि स्वच्छ, जिसे आर पार दिखाया जा सके, आर पार देख सके, तो उसको हम स्वच्छ कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो ऐसा कार्य उनको करना होगा। साथ ही गरीबी की रेखा से जो नीचे जो जी रहे हैं लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी उन्हें कार्य करना होगा। कि 26 करोड़ जैसे लोग हैं जो भारतीय के गरीब रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उत्थान के लिए यानी कि उसके प्रगति के लिए हमें क्या करना होगा? उत्कृष्ट कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, कि वो प्रश्न करते हैं कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने के में महिला की क्या भूमिका हो सकती है? कि 2020 में हम जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसमें जो महिलाएं हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनका क्या रोल हो सकता है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी, उनके ऊपर विचार किया गया है। कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। कि सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन में हम जानते थे कि जो महिलाएं थी उनको कुछ अधिकार हक प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान के समय में आज हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाते हुए वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनमें इतनी योग्यता भी है। और आजकल हम देखते हैं कि कई प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो भी नियुक्ति हैं। हमारे भारत की जो तीनों सेना है उसमें भी जो महिलाएं हैं वो बड़े बड़े अधिकारी के रूप में एक बड़े पद के ऊपर आसीन भी है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कि तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त भी है। कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं जो है वो उच्च स्तरीय सामरिक सेना, सामरिक यानी कि युद्ध के संबंधित जो होती है उसको सामरिक कहते हैं, कि सेना बहुगुणक उपकरण पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है।
सामरिक यानी कि युग संबंधित जो हथियार है उनको बनाने में भी जो महिलाएं हैं उसमें अपना योगदान दे सकती है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते हैं? अनावश्यक यानी कि जो आवश्यक ना हो ऐसे खर्चे को हम कम नहीं कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। मंच, मंच का अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? मंच, मंच का अर्थ होगा स्टेज। जो स्टेज होता है उसको हम मंच कहते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहां पर नहीं है। तो ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भी भविष्य में नहीं होंगे। अनुत्पादक, अनुत्पादक यानी विद्यार्थी में तो जवाब दीजिए। अनुत्पादक, अनुत्पादक यानी कि जो उत्पन्न ना हो सके, जो उत्पन्न न हो सके। और अगर कोई उत्पन्न कर सके तो उसको कहेंगे उत्पादक। तो उनका जो विरोधार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? उत्पादक। उत्पादक यानी कि जो चीजों को उत्पन्न कर सके। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम ने कहा कि देखो, बच्चे ने कहा कि ज्यादातर ऐसे जो राजकारणी जो लोग होते हैं वो ज्यादातर खर्चे होते हैं अनावश्यक खर्च करते रहते हैं। जैसे चुनाव आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ता जो होते हैं वो बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। तो ये एक प्रकार के अनावश्यक खर्च होते हैं। तो क्या ये इनको कम नहीं कर सकते हैं? तो अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छा एक जवाब दिया कि एक जो मंच है उसके ऊपर एक कुर्सी है, वो आपने देखी होगी, लेकिन अब वो कुर्सी वहां पर नहीं है। यानी कि जो एक सामान्य उदाहरण दिया है कि ऐसे ही जो अनावश्यक खर्च है वो आगे से भविष्य में नहीं होंगे। कि अनुत्पादक जो चीजें हैं, कि जिन चीजों से कोई लाभ नहीं होता है, अनुत्पादक जिनसे कुछ उत्पन्न ना हो सके, तो ऐसी चीजों पर भविष्य में खर्चे कभी भी नहीं होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा जो पाठ है वो यहाँ पर पूरा होता है। डॉक्टर सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जो मुहावरे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आगे से फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।